आज हम 12th क्लास के जो चैप्टर है पहला उसका इंट्रोडक्शन करेंगे, जिसका नाम है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। ये जो चैप्टर है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर आता है। देखो, इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब क्या है। हमारे पास ये जो चार्ज है वो दो तरीके का होता है, अगर हम बात करें तो। ठीक है, देखो हम चार्ज यहाँ पर चार्ज की पोलैरिटी के हिसाब से बात नहीं कर रहे। हम यहाँ पर चार्ज की बात कर रहे हैं उसके मोशन के हिसाब से। तो पहला होता है एट रेस्ट पोजीशन और दूसरा होता है उसकी मूविंग पोजीशन। ठीक है, जब भी हमारे पास जो चार्ज है देखो रेस्ट पोजीशन में होता है तब उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, और जब हमारे पास चार्ज मूविंग कंडीशन में होता है, जब उसका हम स्टडी करते हैं उसको बोलते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, इस वर्ड में जो अभी यहाँ लिखा हुआ है इसमें दो पार्ट है। एक तो हमारे पास है इलेक्ट्रो प्लस स्टैटिक। ठीक है, हमारे पास यहाँ पर जो इलेक्ट्रो वर्ड है वो हमारे पास ये रिप्रेजेंट करता है चार्ज को या फिर इलेक्ट्रॉन को। स्टैटिक का मतलब होता है एट रेस्ट। ठीक है, जब हमारे पास चार्ज रेस्ट कंडीशन में हो, जब हम उसका स्टडी करते हैं जिस फिजिक्स की ब्रांच के अंदर, उस फिजिक्स की ब्रांच को हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, यहाँ पर रेस्ट चार्ज के अंदर इसके वेरियस जो प्रॉपर्टीज है हम उसका भी क्या करते हैं, इसमें स्टडी करते हैं। फिर हमारे पास दूसरा और होता है, देखो एक होती है करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर हम मूविंग चार्ज के प्रॉपर्टी के बारे में यहाँ पर हम अध्ययन करते हैं, जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड आते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को हम एक दूसरा नाम भी बोलते हैं, जिसको बोलते हैं हमारे पास स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, अब देखो हमें ये जो फिजिक्स की जो ब्रांच है वो बनी कैसे, क्या कारण है इसके पीछे, ये किस प्रकार से वजूद में आई। देखो सबसे पहले हम बात करते हैं कि एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था थेलस। ठीक है, ये ग्रीक के साइंटिस्ट थे, और ठीक है ये 600 बीसी के अराउंड की बात है। इन्होंने ये देखा कि एक एम्बर नाम का सब्सटेंस, देखो ये रेजिन सब्सटेंस होता है। ये जो सब्सटेंस है जब इन्होंने इसको वूल के साथ, ठीक है, वूल के साथ ने इसको रब किया, तो ये जो अंबर है ये कुछ पार्टिकल को अपनी ओर अट्रैक्ट करने लग गया। ठीक है, तो उन्होंने यह देखा कि किसी भी दो सब्सटेंस को जब हम उसको रब करते हैं तो उनमें कुछ एक अलग सी प्रॉपर्टी यहाँ पर आ जाती है। ठीक है, अब देखो बाद में एक दूसरे साइंटिस्ट हुए अराउंड 600 के आसपास, ईयर 1600 के आसपास, जिनका जो नाम था वो था गिलबर्ट। ठीक है, उन्होंने ये बताया कि ये जो प्रॉपर्टी है जब हमने आम्बर और वूल को रब किया था, जो इनमें प्रॉपर्टी आई है वो प्रॉपर्टी ग्लास को सिल्क के साथ रब करने पर, और हमारे पास जैसे केट फर है, केट फर को एबोनाइट की छड़ के साथ, एबोनाइट या प्लास्टिक की जो रोड होती है उसके साथ में रब करने पर भी कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज यहाँ पर दिखाई देती है। ठीक है, देखो हमारे पास कुछ अन्य मेटल्स भी यहाँ पर हमें मिल गए, और ये किसने बताया था, गिलबर्ट ने बताया था। अब देखो कि ये जो चीजें हैं वो किस प्रकार से बिहेव करती है, हम इसको समझेंगे। ये जो चीजें हैं, ये जो अभी हमने जो बताया था वो हम कहाँ देखते हैं, किस प्रकार से काम करती है,
इसको हम समझते हैं। देखो, तुम लोगों ने ये चीज की होगी, जैसे एक स्केल हमारे पास है। इस स्केल को जब हम अपने सर से रब करते हैं, रब करने के बाद हम कागज के छोटे छोटे पीसेस, देखो ये छोटे छोटे पीसेस है ना, ये कागज के छोटे छोटे पीसेस है। जब इसको इसके पास लाया गया तो हम ये देखते हैं कि ये जो पीसेस जो नीचे पहले पड़े हुए थे, वो क्या हो रहे हैं, वो इस स्केल की ओर अट्रैक्ट हो रहे हैं, है ना। क्या हो रहा है, यहाँ पर अट्रैक्ट हो रहा है। इसका मतलब जब हमने इसको रब किया स्केल के, तब इस स्केल के ऊपर कुछ न कुछ तो हुआ है, स्केल के ऊपर कुछ न कुछ प्रॉपर्टी यहाँ पर आई है। ऐसी ही सेम प्रॉपर्टीज हमें देखते हैं, जैसे कि जब हम अपने नहाने के बाद हम जब अपने बालों को सुलझाते हैं, तो जो कंघा होता है, कंघे को अपने बालों में लगाने के बाद हम ये देखते हैं कि ये जो कंघा है, वो जो धूल के जो छोटे छोटे पार्टिकल है उनको अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, और इसके ऊपर धूल के पार्टिकल्स यहाँ पर इकट्ठा होने लग जाते हैं। इसका मतलब हमने इसको जब अपने सर में से निकाला तो ये रब हो गया सर से, और ये जो छोटे छोटे पार्टिकल है वो क्या हो रहे हैं, इसके ऊपर यहाँ पर अट्रैक्ट हो रहे हैं। ठीक है, ये हमने यहाँ पर देखा। जैसे एक एक हम चादर लेते हैं, जैसे मान लो एक पतली प्लास्टिक की पन्नी है, और जब हम इसको देखते हैं कि ये हमारे कभी शरीर पे चिपक जाती है, कभी एक फ्लैट दीवार पे ये चिपक जाती है, ये प्लास्टिक की जो बोर्ड होते हैं उनके ऊपर ये चिपक जाती है। और जैसे हम ये देखते हैं कि जो कंबल होती है, ब्लैंकेट, है ना, तो ब्लैंकेट को जब हम झटकते हैं, है ना, एक साथ, तो वहां पर भी क्या होता है, हमें कुछ चटपट की आवाजें यहाँ पर सुनाई देती है ब्लैंकेट के अंदर। ये खासकर जो सर्दियों के टाइम होता है। और ये जो चीजें हैं, जैसे मान लो हमने ये रब किया है स्केल वाला पार्ट, ये जो हमने ये किया है, जो कंघे वाला जो एक्सपेरिमेंट किया है, ये जो एक्सपेरिमेंट है ये हम ड्राई वेदर में करते हैं। कौन सा वेदर वेदर होना चाहिए, ये ड्राई वेदर होना चाहिए। इसके पीछे क्या क्या कारण है, क्योंकि अगर हमारे पास वेदर में कुछ नमी होगी, है ना, तो ये जो चार्ज यहाँ पर इकट्ठा होगा, वो क्या हो जाएगा उसमें, वो यहाँ पर डिस्चार्ज हो जाएगा, तो ये अच्छे तरीके से काम नहीं करेगा। अब हम बात करते हैं कि हमारे पास ये जो चीजें हैं वो काम करती कैसे हैं, है ना। देखो, पहले हम एक एक्सपेरिमेंट लेते हैं, जैसे जब यहाँ पर शो कर रखा है, हम क्या करते हैं, एक ग्लास की रोड लेते हैं। ठीक है, ग्लास की रोड को हमने क्या कर दिया, एक धागे से इसको यहाँ पर टंगा दिया, और, है ना, और इस ग्लास की रोड को हम क्या करते हैं, सिल्क से रब करते हैं। ठीक है, सिल्क का कपड़ा लिया हमने और इसको यहाँ पर रब कर दिया। ठीक है, और दूसरी ग्लास की रोड भी लेंगे, इसको भी हमने सिल्क से ही रब करके रखा हुआ है। जब इस टंगी हुई ग्लास की रोड के ऊपर जब हम ये जो ग्लास की रोड है इसके पास लेकर आते हैं, तो हम ये तब ये देखते हैं कि ये जो रोड है ना, देखो ये वाली रोड, वो क्या हो जाएगी, ये थोड़ा इस साइड में मूव करना स्टार्ट कर देगी। ठीक है, इसका मतलब इन दोनों के बीच में क्या हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है रिपेल। ठीक है, यहाँ पर हो रहा है रिपेल। अगर हम क्या करें कि सेम एक्सपेरिमेंट करें, जैसे मान लो हमारे पास ये प्लास्टिक की रोड है, इसको हमने सिल्क थ्रेड से लटका रखा है, और इस रोड को जब हम केट फर से रब करेंगे, तो केट फर से इसको रब किया है, केट फर से भी इसको रब किया है, दोनों को सेम मटेरियल से रब किया है। जब हम लटकाई हुई प्लास्टिक की रोड के पास में, जब हम ये जो प्लास्टिक की रोड है ये लेकर जाएंगे, तो हम देखते हैं कि ये जो लटकी हुई प्लास्टिक रोड है वो इधर मूव होना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, ये हमने दो अलग अलग एक्सपेरिमेंट किए। अब हमें देखते हैं कि हम एक ग्लास की रोड को लटका देते हैं जिसको हमने सिल्क से रब कर रखा है, और एक दूसरी प्लास्टिक की रोड है जिसको हमने केट फर से रब कर रखा है। जब हम इन दोनों को पास लेकर आते हैं, तो ये दोनों एक दूसरे की ओर क्या होती है, यहाँ पर आती है। ये जो ग्लास रोड है वो इसकी ओर अट्रैक्ट यहाँ पर होती है। ठीक है, ये इतनी बात समझ में आई। इसके बाद में एक साइंटिस्ट आए, और उन साइंटिस्ट ने ऐसा कहा, उनका जो नाम था वो था बेंजामिन फ्रैंकलिन। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने ये कहा कि जो ग्लास रोड है, ग्लास रोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, और जो हमारे प्लास जो प्लास्टिक की जो रोड है, उस प्लास्टिक की रोड पर नेगेटिव चार्ज है।
तो यहाँ पर उन्होंने क्या कर दिया, दो क्लासिफिकेशन कर दिया हमारे पास चार्ज के। हमारे पास कितने चार्ज हो गए, हमारे पास चार्ज हो गए दो। कौन कौन सा, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। देखो चार्ज की जो क्लासिफिकेशन है वो एक्चुअली में उनकी पोलरिटी के हिसाब से होता है, ये बात ध्यान रखना। दोनों की जो पोलरिटी है वो क्या है, डिफरेंट है। इतनी बात समझ में आई क्या, इतनी बात अगर समझ में आई तो अब देखो कि यहाँ पर होता क्या है, रबिंग के दौरान क्या होता है। जब हम एक ग्लास की रोड को, मान लो हमारे पास ये क्या है, ये हमारे पास ग्लास की रोड है। जब हम इस ग्लास की रोड को सिल्क से रब करते हैं तो यहां से कुछ इलेक्ट्रॉन्स मूव कर जाते हैं, ठीक है। अब जब यहां से कुछ इलेक्ट्रॉन्स यहां से मूव करके सिल्क में चले जाएंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा चार्ज की डेफिशिएंसी या फिर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो जाएगी। और यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन का एक्सेस, ठीक है। अब ये जो डेफिशिएंसी है और जो एक्सेस है इसको पहले हम यहां पर समझ लेते हैं, ठीक है। तो यहां पर हम समझ लेते हैं कि एटम क्या होता है पहले, ठीक है। अब देखो हम ये जानते हैं कि कोई भी जो एटम होगा उसके अंदर तीन चीजें होती है, एक होता है प्रोटॉन, एक होता है न्यूट्रॉन और एक होता है इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और हम ये जानते हैं कि एटम का जो टोटल मास होता है वो उसके सेंटर में होता है, ठीक है। तो सेंटर में कौन कौन होता है, सेंटर में होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ होता है, वो उसके न्यूक्लियस के चारों ओर चक्कर लगाता है। इतनी बात समझ में आई। अब देखो हमारे पास एक बार ये भी बात ध्यान रखने वाली है कि किसी भी एटम के अंदर जितने उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे उतने ही उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसका मतलब कोई भी एटम जो होगा उसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दोनों सेम होंगे। उसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या हो सकते हैं, डिफरेंट हो सकते हैं, ठीक है। अब देखो हमारे पास जो प्रोटॉन है वो होता है पॉजिटिवली चार्ज्ड और जो इलेक्ट्रॉन होता है वो होता है नेगेटिवली चार्ज्ड। अब देखो इनके ऊपर जो चार्ज की जो वैल्यू होती है वो होती है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। ये बात याद रखना अभी, ठीक है। इतनी बात समझ में आई क्या, भाई जितना प्रोटॉन होगा उतना ही क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होगा। क्लियर। अब देखो एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि जो न्यूट्रॉन है वो होता है हमारे पास, इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता, ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। तो तीन चीजें इसमें थी, है ना, एटम के अंदर प्रोटॉन था, इलेक्ट्रॉन था और न्यूट्रॉन था। जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं उतने क्या होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। दोनों के ऊपर चार्ज क्या है, एक के ऊपर पॉजिटिव है एक के ऊपर नेगेटिव है, उनकी वैल्यू जो है वो क्या रहती है, मैग्नीट्यूड में इक्वल रहते हैं। तो क्या हम ऐसा कह सकते हैं क्या कि जो टोटल एटम होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, क्या हम ऐसा कह सकते हैं क्या, कह सकते हैं ना। तो एटम क्या होता है, न्यूट्रल होता है। क्लियर। अब देखो ये जो हमने ये भी बोला है कि यहाँ पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होगी, यहाँ पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का एक्सेस होगा। वो कैसे होता है, देखो अगर किसी भी एटम से, मान लो हमारे पास एक्स वाई जेड कोई भी एटम है, जैसे मान लो मेरे पास एक वाई एटम है, ठीक है। अगर मैं इस वाई एटम से कुछ इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकाल दूं, ठीक है, भाई कोई भी तरीका हो सकता है इसको इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकालने के लिए। एक मैंने यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकाला। अब बताओ जब मैंने कुछ इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकाले, या फिर एक इलेक्ट्रॉन निकाला, तो यहाँ पर देखो पहले क्या था, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों क्या थे, सेम थे। एक इलेक्ट्रॉन जैसे ही निकला तो यहाँ पर क्या हो गया, इलेक्ट्रॉनों की कमी हो गई और यहाँ पर प्रोटॉन क्या हो गए, इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में ज्यादा हो गए, तो यहाँ पर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। मतलब यहाँ पर अब क्या आएगा, ये कैसे बन गया, ये जो एटम था वो क्या बन गया, अब पॉजिटिवली चार्ज बन गया। क्लियर। इतनी बात समझ में आ गया, है ना। ऐसा हम कह सकते हैं ना कि पॉजिटिवली चार्ज जो भी एटम होते हैं वो एक्चुअल में क्या होता है, वहां पर इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है, यहाँ पर डेफिशिएंसी होती है। क्लियर। अब मान लो हमारे पास है दूसरा आइटम है, मान लो जेड है ना। अगर इसके ऊपर कहीं से भी इलेक्ट्रॉन क्या आ गया, यहाँ पर आ गया,
इलेक्ट्रॉन जैसे ही आएगा, ये पहले तो क्या था, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रल था, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या थे, सेम थे। जैसे ही इलेक्ट्रॉन बढ़े, अब क्या क्या हो गया, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है वो क्या हो गए, कम हो गए, किससे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स से, मतलब पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज के कंपेरिजन में कम हो गया। जैसे ही कम होगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर एक्सेस चार्ज किसका है, नेगेटिव चार्ज का है, तो यहाँ ये क्या हो जाएगा, नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आएगा कि ये पॉजिटिवली चार्ज और नेगेटिवली चार्ज कैसे होते हैं। अब देखो, अब ये समझते हैं कि हमारे पास एक्सेस और ये कैसे होता है। अब ये बात समझ लो, जैसे ये हमारे पास एक ग्लास की रॉड, ठीक है, हम इसको रब करेंगे किसके साथ में, सिल्क के साथ, ठीक है। जैसे ही हम इसको सिल्क के साथ में रब करेंगे, रब करने के कारण यहां से कुछ इलेक्ट्रॉन यहां पर चले जाते हैं। कौन चला जाएगा, इलेक्ट्रॉन यहां चले जाएंगे। जैसे इलेक्ट्रॉन यहां से जाएंगे तो यहां पर क्या हो गई, इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी हो गई, यहां पर क्या हो गया, एक्सेस हो गया। तो जैसे ही यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होगी तो कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। क्लियर है। तो हमारे पास ये जो ग्लास रोड है, ये कौन सी रोड थी, ग्लास रोड। ग्लास रोड क्या बन गई हमारे पास, पॉजिटिव चार्ज बन गई। क्लियर। अगर यहां पर अगर डिफिशियंसी हुई है इलेक्ट्रॉन की, यहाँ पर क्या होगा, एक्सेस भी होगा ना। तो हमारे पास ये जो सिल्क, जो हमारे पास कपड़ा था, वो कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा नेगेटिवली चार्ज। कैसा हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज। क्लियर, इतनी बात। अब देखो, अगर हम क्या करते हैं, अपने पास एक प्लास्टिक की एक रोड लेते हैं। ये कौन सी रोड है, ये है प्लास्टिक रोड, ठीक है। प्लास्टिक रोड को हमें रब करना है केट फर के साथ, ठीक है। तब क्या होगा, केट फर से कुछ इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, यहां पर आएंगे, ठीक है। यहां से जब इलेक्ट्रॉन आएंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा, एक्सेस ऑफ द इलेक्ट्रॉन। प्लास्टिक रोड पर क्या हो जाएगा, एक्सेस ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। तो यहां पर क्या बन जाएंगे, एक्सेस जब भी होगा तो यहां पर क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा नेगेटिवली चार्ज, ठीक है। और जो हमारा केट फर है वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज। क्लियर, ये बातें समझ में आ गई क्या यहां तक, ठीक है। और जो बेंजामिन फ्रैंकलिन है, उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने कहा था कि ग्लास रोड पे के ऊपर जो भी चार्ज है, जो भी चार्ज है वो क्या कहलाएगा, पॉजिटिव चार्ज कहलाएगा। प्लास्टिक के ऊपर जो भी चार्ज है वो क्या कहलाएगा, नेगेटिव चार्ज कहलाएगा, ठीक है। उन्होंने ऐसा नहीं कहा था कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है उनकी अधिकता है, यहाँ पर कमी है, ऐसा उनको पता नहीं था। उन्होंने बस अपने मन से यहाँ पर एक उनका उदाहरण दे दिया। क्लियर है। अब इतनी जब बातें यहाँ पर समझ में आ गई है, तो ये क्या था, एक एग्जाम्पल था। अब ये बात देखो कि यहाँ से कुछ चीजें यहाँ से निकल के आती है। जैसे हमने ये देखा कि जो चार्ज है, हमने जो एक्सपेरिमेंट किया था पीछे, तो उसमें देखो लाइक चार्जेस, है ना। देखो लाइक चार्ज, चाहे पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज हो, चाहे नेगेटिव नेगेटिव चार्ज, जब इनको हम पास पास लेकर आए तब यहाँ पर क्या हो रहा था, दोनों के बीच में रिपेल हो रहा था। अगर हम बात करें अनलाइक चार्जेस की, चाहे पॉजिटिव और नेगेटिव हो, चाहे नेगेटिव और पॉजिटिव, इनके बीच में क्या हो रहा था, इनके बीच में हो रहा था अट्रैक्शन। क्लियर है। तो ये एक प्रॉपर्टी है, वो हमें यहाँ पर एक्सपेरिमेंट की वजह से हमें यहाँ पर दिखाई दी, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या होता है कि जो चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन के ऊपर, वो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। साथ ही साथ में इस इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो होता है 9.1 इंटू 10⁻⁻31 किलोग्राम। बात समझ में आ गई ना, इतना इसमें क्या होगा, मास भी होगा। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि अगर कोई भी रोड, कोई बॉडी, कोई सब्सटेंस अगर वो चार्ज होता है तो उसमें या तो क्या होगा, या तो उसका मास कम हो जाएगा या फिर उसका मास बढ़ेगा। ये हमारे पास पार्ट किसका है, ये है थ्योरेटिकली पार्ट, ठीक है। देखो वैसे ये जो चार्ज है, ये जो मास है, वो क्या है, बहुत ही कम है। तो वैसे सिग्निफिकेंटली कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है, लेकिन थ्योरिकली हमारे पास क्या होगा, उसमें मास में कुछ ना कुछ क्या होगी, कमी या फिर बढ़ोतरी जरूर होगी, ठीक है। तो ये क्या था हमारे पास, ये था हमारे पास इस चैप्टर का कुछ इंट्रोडक्शन। थैंक यू।